अजीबोगरीब शादी की खबर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ये खबर फैल गई कि गांव की एक युवती ने सांप से शादी कर ली है। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब गांव के चौपाल पर बुजुर्गों ने भी पुष्टि की कि यह बात सच है, तो हर कोई हैरान रह गया। गांव के लोग बताते हैं कि यह युवती, जिसका नाम गौरी है, बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अजीब अजीब व्यवहार करने लगी थी। अक्सर उसे खेतों और तालाब के किनारे घंटों बैठे देखा जाता था और कई बार लोग कहते थे कि वह किसी से धीमी आवाज में बातें कर रही होती है। शुरुआत में परिवार वालों ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना या अकेलेपन का असर है। लेकिन एक दिन गांव की कुछ औरतों ने देखा कि गौरी सचमुच एक बड़े काले सांप से बात कर रही थी। ये सुनकर पूरा गांव सकते में आ गया। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि गौरी को लगता है कि वह सांप उसका नागदेव है और पिछले जन्म का उसका साथी। जब यह अफवाह और मजबूत हुई तो लोगों को यकीन हो गया कि कुछ अलौकिक हो रहा है। और फिर एक दिन गौरी ने खुलेआम ऐलान कर दिया, मैं इस सांप से शादी करूंगी क्योंकि यही मेरा सच्चा जीवन साथी है। उसके इस ऐलान ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। शादी की तैयारी और गांव की हलचल। गौरी के ऐलान के बाद गांव में खलबली मच गई। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह लड़की सचमुच सांप से शादी करने जा रही है। बुजुर्ग लोग आपस में बैठकर चर्चा करने लगे, ये तो अशुभ है, देवी देवता नाराज हो जाएंगे। तो वहीं कुछ और लोग कहने लगे, नहीं, ये चमत्कार है, शायद नागदेव खुद इंसान का रूप लेकर आए हों। गौरी के परिवार पर भी भारी दबाव था। पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बिटिया, यह पागलपन है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन गौरी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बाबा, ये नाग कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह मेरे पिछले जन्म का पति है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अगर आपने मेरी शादी रुकवाने की कोशिश की तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उसकी बातों में इतनी अजीब दृढ़ता थी कि परिवार घबराकर चुप हो गया। अब हालात ये हो गए कि लोग इस शादी को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी आने लगे। कुछ तो इसे अद्भुत घटना मानकर चमत्कार समझ रहे थे और कुछ इसे पागलपन बताकर गांव को चेतावनी दे रहे थे। धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया मानो किसी बड़े मेले की तैयारी हो रही हो। लोग बताते हैं कि गौरी ने खुद ही शादी की पूरी रस्में तय की। मंडप गांव के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे सजाया गया, फूलों की सजावट की गई और पूजा के लिए पंडित को बुलाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शादी के दिन सचमुच वह काला सांप समय पर वहां आ पहुंचा, मानो उसे पता हो कि आज उसका विवाह है। लोग दंग रह गए। महिलाएं डरकर पेड़ों पर चढ़ गईं, बच्चे छिप गए और मर्द दूर से खड़े होकर मंत्रोच्चार सुनने लगे। पंडित ने भी पहले मना किया, लेकिन गौरी ने कहा, अगर आपने मंत्र नहीं पढ़े तो मैं खुद ही पूरे विधान करूंगी। यह विवाह आज हर हाल में होगा। गांव में पहली बार किसी ने ऐसा देखा था कि एक लड़की सजी धजी दुल्हन बनी हो और उसका दूल्हा एक जीवित सांप हो। विवाह की अजीब रस्में और गांव वालों की सिहरन। शादी वाले दिन गांव में भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि मानो कोई बड़ा मेला लग गया हो। पीपल के पेड़ के नीचे मंडप सज चुका था। गौरी ने लाल जोड़े में खुद को सजाया था, हाथों में मेहंदी और पैरों में पायल की छनक के साथ वह किसी साधारण दुल्हन की तरह दिख रही थी। लेकिन हर किसी की नजर उसके दूल्हे पर थी, वह काला नाग जो चुपचाप मंडप के बीचों बीच कुंडली मारकर बैठा था। लोगों की सांसें थम गई थीं। औरतें कानों में फुसफुसा रही थीं, ये कैसा संयोग है, सांप समय पर ही आया है, जैसे सचमुच इसे सब समझ में आता हो। बच्चे कांपते हुए पेड़ों की डालियों पर चढ़कर तमाशा देख रहे थे। बुजुर्गों के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। पंडित ने शुरुआत में मंत्र पढ़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, यह शास्त्र विरुद्ध है, इससे अनिष्ट होगा। लेकिन तभी गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, पंडित जी, ये नाग कोई साधारण जीव नहीं है, इसमें मेरे पिछले जन्म का प्राण है। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं स्वयं अग्नि को साक्षी मानकर यह विवाह संपन्न करूंगी। गौरी के आत्मविश्वास और भीड़ के दबाव को देखकर पंडित झिझकते हुए तैयार हो गए। उन्होंने डर डर कर मंत्रोच्चार शुरू किया। हर शब्द के साथ वातावरण और रहस्यमय होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी थम गई हो, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया हो और पूरे गांव पर कोई अनजाना साया मंडरा रहा हो। गौरी ने वरमाला के रूप में गेंदे के फूलों की माला उठाए और उसे सांप पर डाल दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि नाग ने सिर उठाकर ऐसे प्रतिक्रिया दी मानो वह सब समझ रहा हो। उसकी फुफकार की आवाज ने सबको दहला दिया। भीड़ में भगदड़ मचने लगी, लेकिन गौरी निर्भीक खड़ी रही। फिर गौरी ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और घोषणा की, आज से यह नाग मेरा पति है, हम दोनों का बंधन जन्मों जन्मों का है।
पंडित ने कांपते हुए शंख बजाया और रस्म पूरी कर दी गई। इस तरह एक ऐसी शादी संपन्न हुई जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। गांव वाले अब दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग इसे चमत्कार मानकर गौरी को देवी का रूप समझने लगे, जबकि कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि यह अपशकुन है और गांव पर भारी संकट आने वाला है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली घटना तो इस शादी के बाद शुरू होगी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे गांव की नींद छीन ली। शादी के बाद की पहली रात, डर और रहस्य। गौरी और नाग की शादी के बाद गांव की हवा और भी भारी हो गई थी। दिन भर शादी का तमाशा देखने वाले लोग शाम होते होते अपने घरों में दुबक गए। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। गौरी के पिता ने लाख मना किया, लेकिन गौरी ने जिद पकड़ी कि वह अपने पति के साथ ही रहेगी। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई, जिसमें गौरी और वह काला नाग रहने लगे। रात गहराते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ झिंगुरों और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन गौरी की झोपड़ी से बीच बीच में अजीब फुसफुसाहट और सांप की फुफकार की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ बहादुर लड़के चुपके से झोपड़ी के पास तक गए। उन्होंने देखा दिए की लौ टिमटिमा रही थी और गौरी जमीन पर बैठी किसी से धीमी आवाज में बातें कर रही थी। सामने वह काला नाग कुंडली मारकर फुफकार रहा था, मानो सचमुच उसके सवालों का जवाब दे रहा हो। लड़के कांप उठे और भागते हुए पूरे गांव में यह बात फैला दी। गौरी सचमुच सांप से बातें कर रही है, हमें अपनी आंखों से दिखा है। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ मानते हुए अगले दिन पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना हुई। गौरी की झोपड़ी से अचानक तेज रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही हो। साथ ही नाग की फुफकार इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक गूंज सुनाई दी। कुछ लोग डर के मारे झोपड़ी के पास भी नहीं गए, लेकिन 2-3 साहसी युवक किसी तरह पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि नाग गौरी के बिल्कुल करीब था और गौरी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रही थी, मानो उसमें कोई इंसान बसा हो। इस दृश्य को देखकर युवकों के होश उड़ गए। उनमें से एक ने तो कांपते हुए कहा, यह साधारण शादी नहीं है, यह कोई अलौकिक खेल है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो गांव पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगली सुबह पूरे गांव में दहशत थी। लोग आपस में कहने लगे कि अब शायद देवता नाराज हो जाएं। और तभी पंचायत ने फैसला लिया, गौरी से इस शादी के बारे में खुलकर पूछताछ की जाएगी ताकि सच सामने आए। पंचायत की पूछताछ और गौरी का रहस्यमय खुलासा। सुबह होते ही गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। माहौल भारी था, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बीच में चौकी रखी गई और उस पर गौरी को बैठाया गया। उसके पास ही टोकरी में काला नाग शांत होकर लिपटा हुआ था। पंचायत के मुखिया ने गंभीर स्वर में पूछा, गौरी, ये सब क्या है? तूने गांव की इज्जत दांव पर लगा दी। तू सच बता, ये नाग तेरा पति कैसे हो सकता है? गौरी ने धीमे मगर साफ स्वर में कहा, ये नाग कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह मेरे पिछले जन्म का पति है। जब मैं पिछली बार इंसान थी तब मेरी शादी एक वीर युवक से हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक दुश्मन ने मार दिया और उसने मरते वक्त शपथ ली कि वह नाग रूप में वापस आएगा। आज वह वचन पूरा हुआ है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को भरोसा नहीं हुआ तो किसी को सिहरन महसूस हुई। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, ये सब पागलपन है। नाग नागिन की कहानियां सिर्फ लोककथाएं होती हैं। तू हमें बरगला रही है। लेकिन तभी अजीब घटना घटी। जैसे ही बुजुर्ग ने यह बात कही, पास में बैठा नाग अचानक फुफकार कर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल चमकने लगी और उसकी जीभ तेजी से बाहर भीतर होने लगी। पूरा चौपाल डर से कांप गया। कई लोग तो वहां से भाग खड़े हुए। गौरी ने हाथ उठाकर सबको रोका और शांत स्वर में बोली, देखा, इसे अपमान बर्दाश्त नहीं होता। यह कोई साधारण सांप नहीं है। जब मैं इसके पास होती हूं तो मुझे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। आप लोग चाहें तो मेरी परीक्षा ले लें। पंचायत हैरान रह गई। मुखिया ने धीरे से कहा, किस तरह की परीक्षा? गौरी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी और यह नाग जहां चाहेगा वहां जाएगा। आप लोगों में से कोई मुझे बताए बिना इसकी जगह बदल दे। अगर मैं सही सही बता दूं कि यह कहां है तो मान लीजिए कि इसमें आत्मा बसी है। भीड़ सन्नाटे में डूब गई। पंचायत ने उसकी बात मान ली और तुरंत परीक्षा की तैयारी शुरू हुई। लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि जो होने वाला है वह गांव के विश्वास को हिला देगा। परीक्षा और गांव का हिलता विश्वास। पंचायत के सामने अब सबकी नजरें गौरी पर टिकी थीं।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर पद्मासन में बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, मानो वह गहरी ध्यानावस्था में चली गई हो। गांव के मुखिया ने इशारे से 2 युवकों को बुलाया और कहा, नाग को यहां से हटाकर किसी और जगह रख दो, देखते हैं सच क्या है। युवकों ने डरते डरते टोकरी उठाई जिसमें नाग फुफकारता हुआ कुंडली मारे बैठा था। दोनों ने उसे चौपाल से लगभग 50 कदम दूर एक झाड़ी के पीछे रख दिया। इसके बाद वे वापस आकर बोले, पंडित जी, अब बताओ इसे कहाँ रखा है। भीड़ सांस रोककर खड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गौरी ने धीरे धीरे अपनी हथेलियां जोड़ ली और आंखें बंद रहते हुए बोली, मेरा पति इस समय चौपाल के पास नहीं है, ये दाएं तरफ वाली झाड़ी के पीछे बैठा है और इसकी सांसों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। गांव वाले भौचक्के रह गए। मुखिया ने तुरंत युवकों से पुष्टि करने को कहा। वे भागकर झाड़ी के पास पहुंचे और सचमुच नाग वहीं कुंडली मारे बैठा था। भीड़ में दबी आवाजें उठने लगीं। सचमुच इसमें कोई शक्ति है, शायद ये नागदेव हैं। गौरी झूठ नहीं बोल रही। कुछ ही देर बाद दूसरा बुजुर्ग बोला, इसे संयोग मत समझो, एक बार और परीक्षा होनी चाहिए। इस बार नाग को चौपाल से दूर तालाब के किनारे रखा गया। रास्ते में उसे कई बार घुमाया गया ताकि किसी को अंदाजा न हो सके। गौरी अब भी आंखें बंद किए बैठी थी। जब पंचायत ने पूछा तो उसने धीमे स्वर में कहा, यह इस बार पानी के पास है। इसकी देह से उठती नमी मुझे महसूस हो रही है। गांव वाले दौड़े और देखा, नाग सचमुच तालाब के किनारे था। भीड़ में हलचल मच गई। कई लोग तो उसके चरण छूने लगे, मानो अब वह साधारण लड़की नहीं बल्कि कोई देवी हो। लेकिन कुछ लोग अब भी संशय में थे। एक नौजवान बोला, अगर यह सच है तो आगे गांव के लिए अच्छा होगा या बुरा। गौरी ने उस युवक की ओर देखते हुए कहा, जो विश्वास करेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जो विरोध करेगा उसके लिए यह नाग काल बन जाएगा। गौरी के इन शब्दों से चौपाल में ठंडी हवा चली और सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब गांव 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वे लोग जो गौरी को देवी मानने लगे और दूसरी तरफ वे जो इसे आने वाली विपत्ति का संकेत समझ रहे थे। अजीब घटनाओं की शुरुआत। पंचायत की परीक्षा के बाद से गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले लोग गौरी को पागल कहकर मजाक उड़ाते थे, वहीं अब कई लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होने लगे। लेकिन इसके साथ ही गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें देखकर लोग सिहर उठे। सबसे पहले किसान रामलाल के खेत में अजीब हादसा हुआ। रात के समय उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी अपने आप हिल रही है। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी के चारों ओर कई छोटे छोटे सांप कुंडली मारकर बैठे हैं। उसने डंडा उठाकर उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से वही बड़ा काला नाग निकल आया, वही जिसे गौरी अपना पति कहती थी। उसकी फुफकार सुनते ही रामलाल का पूरा शरीर कांप उठा। अगले दिन सुबह तक उसकी हालत बिगड़ गई और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। दूसरी घटना गांव की सरिता के घर हुई। उसके आंगन में रातों रात दूध से भरा कटोरा अपने आप छलक गया और जब उसने देखा तो पाया कि उसके चारों ओर सांपों के निशान बने हुए थे। सरिता घबरा कर चिल्लाई, ये सब नागदेव का संकेत है। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं आम होने लगी। कभी किसी के घर के सामने नाग की खाल मिल जाती, तो कभी अचानक किसी के अनाज के बोरे में सांप घुस जाता। गांव वाले इसे गौरी की शादी का असर मानने लगे। गांव की बुजुर्ग औरतें कहने लगी, ये नाग अब पूरे गांव पर नजर रख रहा है। जिसने गौरी का साथ दिया उसे कोई हानि नहीं होगी, लेकिन जिसने विरोध किया उसकी बर्बादी तय है। लोग डर के मारे हर सुबह गौरी की झोपड़ी के बाहर दूध और फूल चढ़ाने लगे। उसे अब नागिन बहू कहकर पुकारा जाने लगा। लेकिन डर के बीच जिज्ञासा भी थी। कुछ लोग मानते थे कि अगर सचमुच नागदेव गांव में रह रहे हैं तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। वहीं कुछ लोग फुसफुसा कर कहते, ये सब अपशकुन है, एक दिन ये नाग हम सबको निगल जाएगा। गांव के मुखिया अब असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। और तभी अचानक गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको और भी दहला दिया। आतंक फैलाने वाली रात। गांव में फैली अजीब घटनाओं ने पहले ही लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ कि पूरा गांव आतंक से कांप उठा। वह अमावस्या की रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक आधी रात को गांव के बीचों बीच स्थित पुराने कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी मर्द की कराहने की। लोग डर के मारे खिड़कियों से झांकने लगे। उसी दौरान हर दिशा से सांप निकलकर गांव की गलियों में फैलने लगे। छोटे बड़े नाग नागिनों को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद कर भीतर दुबक गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
लेकिन सबसे डरावना नजारा तब देखने को मिला जब वही काला नाग गौरी का पति कुएं के पास प्रकट हुआ। गवाह बताते हैं कि नाग ने सीधा खड़ा होकर फुफकार मारी और उस फुफकार की गूंज पूरे गांव में सुनाई दी। उसी समय अचानक कई घरों के दियों और लालटेन की लौ अपने आप बुझ गई। अंधेरा छा गया। गांव के कुछ जवान हिम्मत करके कुएं की ओर गए, लेकिन वहां जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। कुएं के किनारे गौरी खड़ी थी, लाल साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथ में जलते हुए दिए की थाली। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर अजीब मंत्र गुनगुनाए जा रहे थे। लोगों ने साफ देखा कि जैसे जैसे वह मंत्र बोल रही थी, सांप उसकी ओर खींचते चले जा रहे थे और चारों तरफ कुंडली मारकर बैठने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हो। भीड़ में से किसी ने कांपते हुए कहा, ये नागिन बन चुकी है, इंसान नहीं रही अब। गांव में हड़कंप मच गया। औरतें बच्चे लेकर चीखती चिल्लाती घरों में छिप गईं। मर्दों ने दरवाजे पर लकड़ियां और मिट्टी के घड़े रखकर खुद को भीतर बंद कर लिया। पूरा गांव उस रात एक अजीब डर की गिरफ्त में रहा। सुबह जब सूरज निकला तो कुएं के पास सिर्फ राख बची थी और सांप कहीं नजर नहीं आए। लेकिन लोग दहशत में थे, क्योंकि अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि गांव पर कोई अलौकिक साया मंडरा रहा है। नागिन होने का आरोप और खुला सामना। अमावस्या की उस दहला देने वाली रात के बाद पूरे गांव में डर और अंधविश्वास का जहर गहराई तक घुल चुका था। हर गली, हर घर में एक ही चर्चा थी, गौरी अब इंसान नहीं रही, वह नागिन बन चुकी है। सुबह होते ही गांव के मुखिया ने आपातकालीन पंचायत बुलाई। चौपाल पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। औरतें बच्चों को गोद में उठाए थीं, मर्दों के चेहरे पर गुस्सा और डर मिला जुला था। सभी एक स्वर में चिल्ला रहे थे, गांव को बचाना है तो सच्चाई सामने लाओ। गौरी नागिन है या नहीं, आज पता चलना चाहिए। गौरी को बुलाया गया। वह शांत भाव से झोपड़ी से बाहर निकली। लाल साड़ी में, माथे पर बड़ी सी बिंदी और गले में फूलों की माला पहने वह किसी साधारण दुल्हन जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो सबको विचलित कर रही थी। उसके पीछे पीछे वही काला नाग रेंगता हुआ चला आया और भीड़ देखते ही पीछे हट गई। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, गौरी, अब ये छुप छुप कर बातें नहीं चलेगी। कल रात कुएं पर जो हुआ उसे सबने देखा। तू सच्चाई बता, तू नागिन है क्या? गौरी ने भीड़ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं वही हूं जो आप लोग समझना चाहते हैं। अगर मेरे पति ने नाग रूप लिया है तो उसका साथ निभाना ही मेरा धर्म है। चाहे आप मुझे नागिन कहें या देवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग चिल्लाए, ये औरत गांव को बर्बाद कर देगी, इसे यहां से निकालो, नहीं तो सब पर काल आएगा। लेकिन तभी आगे बढ़कर एक बुजुर्ग साधु ने कहा, जो संयोग से गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, गौरी की परीक्षा होनी चाहिए। अगर यह सचमुच नागिन है तो इस पर नागदेव की शक्ति प्रकट होगी, अगर नहीं तो इसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। लोगों ने साधु की बात मान ली। चौपाल के बीच एक बड़ा अग्निकुंड सजाया गया। साधु ने कहा, गौरी, अगर तू सचमुच नागिन है तो बिना किसी हानि के इस अग्निकुंड को पार कर दिखा। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें गौरी पर थीं। उसने बिना झिझक नाग की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर यह अग्नि है तो यह मेरे पति का ही स्वरूप है, मुझे इससे डर नहीं। इतना कहकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और नंगे पांव जलती हुई लपटों में कदम रख दिए। भीड़ की सांसें थम गईं। चमत्कार यह हुआ कि गौरी का एक भी बाल नहीं जला। वह शांत चेहरे के साथ अग्निकुंड पार कर गई। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, अचानक तेज फुफकार गूंजी और वही काला नाग अग्निकुंड के बीच प्रकट हो गया। उसकी चमकती आंखें और उठी हुई फन देखकर लोग कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। भीड़ से आवाजें उठीं, देवी मां का रूप है, अब संदेह मत करो, ये नागिन है। गांव में पहली बार हर कोई खुलेआम मानने लगा कि गौरी अब साधारण इंसान नहीं रही। लेकिन इस स्वीकार के साथ ही लोगों के मन में एक गहरा डर भी घर कर गया, अगर यह सचमुच नागिन है तो उसकी शक्ति कभी भी गांव पर टूट सकती है। गुप्त योजना, नागिन से छुटकारा। गौरी के अग्निकुंड पार करने और नाग के चमत्कारिक रूप से प्रकट होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। लोग अब खुलेआम उसे नागिन बहू कहकर पुकारने लगे। दिन में उसके सामने हाथ जोड़ते, दूध और फूल चढ़ाते, लेकिन रात में हर घर में एक ही चर्चा होती, अगर ये और ताकतवर हो गई तो गांव का क्या होगा। धीरे धीरे गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग जो गौरी को देवी मानकर उसकी पूजा करने लगे, दूसरी तरफ वे लोग जो डर के मारे उससे छुटकारा चाहते थे। यही दूसरा गुट चुपचाप योजना बनाने लगा। अगुवाई की एक जमींदार किस्म के आदमी ने की, जिसका नाम था भोलाराम। वह बोला,
अगर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे तो एक दिन ये नागिन पूरे गांव को निगल जाएगी। हमें इसे खत्म करना ही होगा, पर सीधे हाथ से कुछ नहीं होगा। नाग इसके साथ है और इसकी शक्तियों का कोई भरोसा नहीं। हमें चालाकी से काम लेना होगा। भोलाराम की बात सुनकर कुछ लोग सहम गए। एक किसान ने कहा, लेकिन अगर ये सचमुच देवी है तो हमें श्राप लगेगा। भोलाराम गर्जा, श्राप वरदान सब अंधविश्वास है। ये सब एक खेल है। अगर हम सब मिलकर इसे और उस नाग को खत्म कर दें तो गांव फिर से सुरक्षित हो जाएगा। काफी सोच विचार के बाद योजना बनी कि अगली अमावस्या की रात को, जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा होगा, तब गौरी और उसके नाग को झोपड़ी में कैद करके आग लगा दी जाएगी, ताकि न इंसान बचे न नाग। लेकिन ये योजना पूरी तरह गुप्त रखी गई। गांव के देवी भक्त गुट को भनक तक नहीं लगने दी गई। सब तय कर चुके थे कि कुछ भी हो, अब इस खौफनाक बंधन का अंत करना होगा। मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस नाग से छुटकारा पाने की साजिश वे रच रहे थे, वह हर फुसफुसाहट सुन रहा था। और गौरी, वह मानो पहले से जानती थी कि उसके खिलाफ कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस रात उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, और वह नाग उसकी झोपड़ी से बाहर निकलकर पूरे गांव में चक्कर काटता रहा, मानो हर घर की नीयत पढ़ रहा हो। अमावस्या की रात, साजिश का अंजाम। गांव वाले दिन गिनते रहे और आखिरकार वह रात आ ही गई, अमावस्या की रात, जब चांद का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ गहरी काली छाया पसरी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और झींगुरों की आवाजें भी किसी अनहोनी का आभास दे रही थीं। भोलाराम और उसके साथियों ने सब तैयारी कर ली थी। वे अपने चेहरों पर कपड़ा बांधकर अंधेरे में निकले ताकि कोई पहचान न सके। उनके हाथों में मिट्टी के घड़े थे जिनमें तेल भरा था, और मशालें भी साथ थीं। योजना साफ थी, गौरी और नाग को झोपड़ी में बंद करके आग लगा दी जाए। आधी रात को वे चुपचाप झोपड़ी के पास पहुंचे। भीतर से हल्की हल्की फुसफुसाहट और नाग की फुफकार सुनाई दे रही थी। एक आदमी ने कांपते हुए कहा, यह सही नहीं है, अगर सचमुच नागदेव हैं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन भोलाराम ने गुर्राते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, आज ही इस खेल का अंत होगा। उन्होंने धीरे धीरे झोपड़ी के चारों ओर तेल छिड़कना शुरू किया। जैसे ही मशाल लगाकर आग भड़काने की तैयारी हुई, तभी अचानक अजीब घटना घट गई। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला और गौरी बाहर निकल आई। उसकी आंखें जल रही थीं जैसे अंगारे हों। उसके पीछे से वह विशाल काला नाग फन उठाए बाहर आया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। भोलाराम और उसके साथी पत्थर की तरह जड़ हो गए। गौरी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं जानती थी कि आज की रात तुम सब यही करोगे, लेकिन भूल गए कि मेरे पति की निगाह से कुछ भी छुपा नहीं रहता। इतना कहते ही नाग ने जोरदार फुफकार मारी। ऐसा लगा मानो धरती कांप उठी हो। अचानक चारों तरफ छोटे बड़े सांप निकल आए, खेतों से, झाड़ियों से, यहाँ तक कि घरों की छतों से भी। पूरा गांव सांपों से भर गया। भोलाराम ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी नाग ने झपट्टा मारा और उसकी टांगों के चारों ओर लिपट गया। भोलाराम चीखता रहा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे बचा सके। गौरी ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, तुम लोगों ने हमारे पवित्र बंधन को तोड़ने की कोशिश की है। आज से इस गांव का भाग्य बदल जाएगा। अब ये गांव नागदेव के अधीन रहेगा। लोग घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। लेकिन आग की लपटों और सांपों की फुफकार के बीच अमावस्या की वह रात एक डरावने अभिशाप जैसी बन चुकी थी। नागिन का राज। अमावस्या की उस भयावह रात के बाद गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जिस जगह कभी चौपाल में हंसी ठिठोली गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहने लगा। खेतों में काम करने वाले किसान हर कदम सोच समझकर रखते, क्योंकि किसी भी पल उनके पैरों के पास से नाग निकल सकता था। भोलाराम, जो षड्यंत्र का सरगना था, उसकी हालत सबसे बुरी थी। लोग कहते हैं कि उस पर नाग ने ऐसा जकड़ डाला था कि उसका शरीर हमेशा कांपता रहता। वह जिंदा तो था, मगर बोलने और चलने की ताकत उससे छिन गई थी। उसे देखकर गांव वाले कहते, देखो, यही है नागदेव के श्राप का परिणाम। गौरी अब नागिन बहू नहीं बल्कि ग्राम देवी कहलाने लगी। हर सुबह उसकी झोपड़ी के बाहर दूध, हल्दी और फूल चढ़ाए जाते। और अजीब बात यह थी कि जो भी श्रद्धा से यह चढ़ावा करता, उसके घर में किसी न किसी रूप में सुख समृद्धि आने लगती। किसी की फसल बम्पर हो जाती तो किसी की बीमार गाय अचानक ठीक हो जाती। लेकिन इसके उलट जिसने भी मन ही मन विरोध किया, उसके साथ अनहोनी होने लगी। एक किसान की पूरी फसल पर अचानक टिड्डियों का हमला हो गया। एक औरत का बच्चा रहस्यमय ढंग से बीमार हो गया। इन घटनाओं ने लोगों को और भी यकीन दिला दिया कि अब गांव पर नागिन और उसके नाग का ही राज है। गांव की पंचायत भी अब गौरी के आगे नतमस्तक हो चुकी थी।
कोई फैसला उसके बिना नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि विवाह, खेती बाड़ी और त्योहारों की तारीखें भी अब वही तय करती। गांव की औरतें उसकी पूजा करने लगीं। वे कहती, गौरी अब हमारी रक्षा करेगी। वो सिर्फ नागिन नहीं, स्वयं शक्तिशाली देवी है। लेकिन कुछ लोग अब भी भीतर ही भीतर कांपते थे, क्योंकि वे जानते थे देवी हो या नागिन, उसके पति की फुफकार से पूरा गांव बर्बाद भी हो सकता है। गांव का हर शख्स अब डर और भक्ति के बीच जीने लगा। ये साफ था कि नागिन का राज स्थापित हो चुका था और उसका असर हर दिन गहराता जा रहा था। पड़ोसी गांवों में फैली नागिन की गाथा, गौरी और नाग की घटनाएं अब सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे पड़ोसी गांवों में भी उसकी कहानियां फैलने लगीं। कोई कहता गौरी अब नागिन बन चुकी है, तो कोई कहता नागदेव ने उसे अपनी पत्नी बनाकर गांव को वरदान दिया है। यह अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि आसपास के गांवों से लोग जिज्ञासा और डर दोनों में भरकर वहां आने लगे। कुछ लोग सिर्फ दूर से उसकी झोपड़ी देखने आते, तो कुछ श्रद्धा से दूध और चढ़ावा लेकर पहुंचते। एक दिन पास के गांव का एक धनी व्यापारी अपनी बीमार बेटी को लेकर आया। उसने गौरी से हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी बेटी महीनों से बिस्तर पर पड़ी है। अगर आप सचमुच देवी हैं तो इसका इलाज कर दो। गौरी ने शांत स्वर में कहा, यहाँ कोई मेरी पूजा करने नहीं आता, सब नागदेव की शरण में आते हैं। इसे झोपड़ी के पास बिठाओ और दूध का कटोरा रख दो। जैसे ही दूध रखा गया, झोपड़ी से वह काला नाग रेंगता हुआ बाहर आया। उसने दूध पिया और बीमार लड़की की ओर सिर उठाकर देखा। सबके सामने चमत्कार हुआ, लड़की का बुखार उतरने लगा और उसका चेहरा चमकने लगा। व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा और बोला, सच्ची देवी, ये तो नागदेव का आशीर्वाद है। इस घटना के बाद तो श्रद्धालुओं का तांता लग गया। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। हर कोई अपनी समस्या लेकर आता, किसी की गाय बीमार, किसी की फसल सूखी, किसी की संतान नहीं हो रही। लोग गौरी को देवी मानकर झोपड़ी के बाहर लाइन लगाने लगे। लेकिन ये भी सच था कि जितनी श्रद्धा बढ़ रही थी, उतना ही डर भी। क्योंकि कभी कभी वही नाग अचानक किसी के सामने प्रकट होकर फुफकार मारता और लोग कांपकर जमीन पर गिर पड़ते। गांव वाले इसे इस तरह समझाते, जिसका दिल साफ है उसे नागदेव आशीर्वाद देंगे, और जिसका मन मैला है उसे वे दंड देंगे। धीरे धीरे ये गांव एक तरह से तीर्थ स्थान बन गया। पर साथ ही कुछ लालची लोग भी इसमें फायदा देखने लगे। वे सोचने लगे कि अगर यह चमत्कार ऐसे ही चलता रहा तो लोग सोना चांदी और दान भी चढ़ाएंगे। गांव की शांति और भक्ति के बीच अब एक नया लालच जन्म ले चुका था, जो आने वाले समय में फिर एक बड़ा तूफान खड़ा करने वाला था। अंतिम रहस्योद्घाटन। पड़ोसी गांवों से आती भीड़ अब हर दिन बढ़ती जा रही थी। गौरी की झोपड़ी एक साधारण कुटिया से मंदिर जैसी बन गई थी। लोग दूध, फूल, हल्दी, यहाँ तक कि सोना चांदी भी चढ़ाने लगे। हर तरफ भक्ति और भय का माहौल था। लेकिन जहां आस्था होती है, वहां लालच भी धीरे धीरे पनपने लगता है। गांव के कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। इतना धन और चढ़ावा झोपड़ी में इकट्ठा हो रहा है, अगर यह सब हमारे हाथ लग जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। इन्हीं में से 3 लोगों ने योजना बनाई। अमावस्या की अगली रात वे चुपचाप झोपड़ी में घुसकर सोना चांदी चुरा लेंगे। उन्हें विश्वास था कि गौरी सो जाएगी और नाग झोपड़ी के अंदर होगा, जिसे वे आग और धुएं से भगा देंगे। रात आए, तीनों नकाब पहनकर धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़े। आसमान में घना अंधकार था, चारों तरफ शांति पसरी थी। उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। झोपड़ी के कोने में दूध से भरे कटोरे, फूलों की माला और चमचमाते आभूषण रखे थे। उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। जैसे ही उन्होंने सोना उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक भीतर से भयंकर फुफकार सुनाई दी। दीवारें हिलने लगीं, मानो पूरी झोपड़ी धरती में धंसने वाली हो। झोपड़ी के अंधेरे कोनों से दर्जनों नाग निकल आए, और फिर वह विशाल काला नाग फन उठाए उनके सामने प्रकट हुआ। तीनों चोर कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। उसी समय गौरी प्रकट हुई। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं, मानो अंगारे हों। वह शांत लेकिन भयावह आवाज में बोली, तुम लोग सोचते हो कि यहाँ सिर्फ पूजा का स्थान है। यह मेरा और मेरे नागदेव का घर है। जिसने भी इसे अपवित्र करने की कोशिश की, उसने अपने जीवन का अंत बुला लिया। तीनों दया की भीख मांगने लगे, लेकिन नाग ने अचानक छलांग लगाए और एक एक को लपेट लिया। उनकी चीखें बाहर तक गूंज उठीं। पूरा गांव दौड़कर आया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, भीतर कुछ नहीं था। न चोरों की लाशें, न खून का धब्बा, बस नाग और गौरी शांत मुद्रा में बैठे थे। गांव वाले अवाक रह गए। गौरी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, यह आखिरी चेतावनी है।
आस्था और श्रद्धा ही यहाँ स्वीकार की जाएगी, लालच का अंत यही होगा। उसके बाद से कोई भी झोपड़ी के भीतर चोरी छिपे घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव पूरी तरह नागिन और नागदेव के नाम पर समर्पित हो गया। लोग मानने लगे कि यह जगह अब साधारण गांव नहीं रहा, बल्कि नागदेव का धाम बन गया है। और इस तरह एक लड़की और सांप की शादी की अजीबोगरीब घटना गांव की तकदीर बदल गई। जहां पहले लोग हंसते थे, वहीं अब श्रद्धा और डर के बीच हर दिन जीने लगे। लोग अब तक कहते हैं, उस झोपड़ी में आज भी रात को नागदेव की फुफकार और गौरी की प्रार्थना गूंजती है। जिसने देखा, उसने जिंदगी भर भूलने की हिम्मत नहीं की।